हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनाल्जेसिक के बारे में। अब एनाल्जेसिक क्या होते हैं? वो सारे ड्रग्स जो क्या करते हैं, पेन रिलीफ में काम आते हैं, पेन रिलीफ में काम आते हैं, या इन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पेन किलर्स। ये सब ड्रग्स क्या कहलाते हैं? एनाल्जेसिक ड्रग्स कहलाते हैं। अब अगर एनाल्जेसिक ड्रग्स क्लासीफाई करें तो दो टाइप के हो सकते हैं, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स। ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स ये दो तरह की कैटेगरी हैं जिसमें हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जो नॉन ओपियोइड्स हैं उसका एग्जांपल है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लिख देता हूँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये होता है NSAID का फुल फॉर्म। और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑटोकोइड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे एनाल्जेसिक पढ़ने का रीज़न है ओपियोइड्स पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम CNS पढ़ रहे हैं, CNS में ब्रेन में क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो सारे ड्रग्स हमें पढ़ने हैं, तो ओपियोइड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और NSAID हम पढ़ेंगे ऑटोकोइड्स वाले लेक्चर में। कहाँ पे पढ़ेंगे? ऑटोकोइड्स में। तो अगर आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तब तक अगर ऑटोकोइड्स की सीरीज़ अपलोड हो चुकी है तो आप वहाँ जाके NSAID पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जब हम ऑटोकोइड्स पढ़ेंगे तभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ओपियोइड्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? ओपियोइड्स के मतलब मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन और ट्रामाडोल। क्या क्या हो सकते हैं? मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन और ट्रामाडोल। ये हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगर हम ओपियोइड्स की बात करें डिटेल में तो नेचुरल हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, तीन टाइप के ओपियोइड्स हो सकते हैं। नेचुरल के एग्जांपल है मॉर्फिन और कोडिन, सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल है हेरोइन और फोल्कोडिन, और सिंथेटिक मतलब पूरा जो बनाया गया है आर्टिफिशियल, उसका एग्जांपल है ट्रामाडोल और मिथाडोन। क्या होता है? ट्रामाडोल और मिथाडोन। ट्रामाडोल अपन सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे OBGY, ऑप्शन गाइनी। जब आप पढ़ोगे, ऑप्शन गाइनी जब सब्जेक्ट आपके पास आएगा तो ट्रामाडोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेन किलर की तरह मोस्टली वही ज़्यादा यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, तीनों के एग्जांपल हमने देख लिए। ओपियोइड्स कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं? म्यू, कप्पा और डेल्टा। क्यों? इन रिसेप्टर्स के बेसिस पे इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इन रिसेप्टर के थ्रू इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्फिन की तो मॉर्फिन का एक्शन क्या हो सकते हैं? एनाल्जेसिक इफेक्ट होते हैं। अब एनाल्जेसिक इफेक्ट में इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये क्या करवाता है? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को डिक्रीज करवाता है, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो स्टॉप हो जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर अगर नहीं हो रहा तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी। एनाल्जेसिक इफेक्ट कैसे कोज करता है? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है उसे कम करवा देगा मॉर्फिन क्या करवाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करवाएगा, उससे न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी और पेन इम्पल्स अल्टर्ड हो जाएगी, या इम्पल्स जाने में दिक्कत आएगी या स्लो हो जाएगी पेन इम्पल्स, है ना। इससे क्या होगा? सिडेशन और ड्राउजीनेस जैसे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। और क्या हो सकता है? यूफोरिया हो सकता है, सिडेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। इसे हम एडवर्स इफेक्ट की तरह भी ले सकते हैं। कभी कभी इसके स्टिमुलेंट इफेक्ट भी होते हैं, जैसे मियोसिस, नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब होते हैं। और GI मोटिलिटी को भी ये कम करवाते हैं। तो मॉर्फिन कैसे काम कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करवा के एक्साइटेबिलिटी कम करवा रहा है, उससे क्या हो रहा है? इम्पल्स अल्टर हो रही है, ठीक है। क्या क्या इसके इफेक्ट हो रहे हैं? यूफोरिया, सिडेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और स्टिमुलेंट इफेक्ट हो रहे हैं। GI मोटिलिटी को भी ये डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्फिन की फार्माकोलॉजी के तो इसे हम ओरल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? जितना ड्रग हमने पेशेंट को दिया उसमें से कितना यूज़ कर सकता है वो, या कितने का इफेक्ट कॉज हो सकता है, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा या मेटाबोलाइज हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी को इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमने पढ़ाया हुआ है जनरल फार्माकोलॉजी वाली जो सीरीज़ है उसमें हमने बायो अवेलेबिलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ओरल नहीं दे रहे तो हम कैसे देंगे ड्रग को? IV या IM, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर देंगे। तीसरा इसके बारे में क्या याद रखना है? ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। जो मॉर्फिन होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब अगर हम मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे अगर हम मॉर्फिन देते हैं तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। उससे क्या मेनली क्या होता है? नियोनेटल एस्फिक्सिया इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है।
एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? अगर मॉर्फिन के एडवर्स इफेक्ट हम देखें तो नोजिया, वोमिटिंग हमें पता ही है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है जो हमने अभी देखा था, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन हो सकती है, इचिंग हो सकता है, या ड्रग डिपेंडेंस। अब ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है? ड्रग की हमें आदत पड़ जाती है। किसी पेशेंट को मॉर्फिन की अगर मल्टीपल मॉर्फिन हमने दिया, बार बार फ्रिक्वेंसी में हमने मॉर्फिन दिया, तो उसे आदत हो जाएगी, फिर इसके बिना वो रह नहीं पाएगा, उसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ड्रग डिपेंडेंस हो जाएगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हेड इंजरी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्यों? क्योंकि स्टिमुलेंट इफेक्ट भी इसके होते हैं। अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, सीओपीडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और हाइपोटेंशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, सीओपीडी, अस्थमा, हेड इंजरी और हाइपोटेंशन में हमें मॉर्फिन नहीं देना है। अगर हम बात करें कोडीन की, तो कोडीन भी मॉर्फिन की तरह नेचुरल था, हमने पढ़ा था नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो नेचुरल के अंदर था मॉर्फिन और कोडीन, तो कोडीन भी नेचुरल था, लेकिन इसे हम ओरली दे सकते हैं। ये कफ सप्रेसेंट की तरह काम करता है, कफ सप्रेसेंट है, ये कफ सप्रेसेंट की तरह काम करता है। इसकी दिक्कत क्या है? लेकिन ये लेस पोटेंट होता है मॉर्फिन से कम थोड़ा असरदार होता है। कम असरदार होने के बाद भी हम इसे ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम होता है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होता है, और इसका एडिक्शन भी नहीं लगता है। तो जो एडवर्स इफेक्ट है ना, देखो पोटेंट तो कम हो ही गया, असर तो इसका कम हो ही गया, असर कम हो गया, लेकिन एडवर्स इफेक्ट भी कम हो गए, एडवर्स इफेक्ट भी कम हो गए। तो हम ट्राई करेंगे कि हमें कम से कम एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिले, इसलिए हम कोडीन देते हैं। नेचुरल होता है, ओरली दे सकते हैं, और इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी कम होते हैं। ये हो गया हमारा कोडीन। WHO के द्वारा एक एनाल्जेसिक लेटर प्रोटोकॉल दिया गया है कि हमें एनाल्जेसिक्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? NSAID या पैरासीटामोल, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करने हैं, या पैरासीटामोल यूज़ करना है। उसके बाद भी अगर पेन कंट्रोल नहीं होता है तो हमें एक वीक ओपियोइड देना है, जैसे कोडीन, एक कमज़ोर ओपियोइड देना है कोडीन, और उसके साथ क्या देना है? NSAID, और जो भी अदर ड्रग्स हमें देने हैं वो देने हैं। ठीक है, अगर ये वीक ओपियोइड देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है और पेन परसिस्टेंट रहता है, पेन उसके बाद भी रहता है, तो जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड देना है। क्या देना है? एक पोटेंट ओपियोइड देना है। उसके साथ हमें ये तो कंटिन्यू देना ही है NSAID और अदर ड्रग। ये हो गया WHO के द्वारा जो एनाल्जेसिक लेटर है हमें प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद जो फाइनल चीज़ है जो ओपियोइड में हमें पढ़नी है वो होती है ओपियोइड एंटागोनिस्ट। अब ओपियोइड एंटागोनिस्ट की ज़रूरत क्या है? अगर हमने ओपियोइड बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में दे दिया तो ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो जाएगी। जो ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसे कंट्रोल करने के लिए ओपियोइड एंटागोनिस्ट देना पड़ेंगे। अब ये एंटागोनिस्ट वर्ड क्या होता है? एंटागोनिस्ट जो ओपियोइड के अगेंस्ट काम करेगा। इसे और डिटेल में देखना है तो हमने जनरल फार्माकोलॉजी में ये भी कवर किया गया है। जनरल फार्माकोलॉजी में ये भी कवर किया है कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, ये सब हमने वहाँ पे देखा हुआ है। ओपियोइड एंटागोनिस्ट में 3 ड्रग पढ़ने हैं, नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन और नेलमेफोन। ठीक है, नेलोक्सोन क्या होता है? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओपियोइड पॉइजनिंग के लिए, ओपियोइड टॉक्सिसिटी जो मैंने बोला था। टू ट्रीट ओपियोइड ओवरडोज, अगर हमने बहुत ज़्यादा डोज ले लिया है गलती से या इंटेंशनली तो उसे ट्रीट करने के लिए भी हम नेलोक्सोन यूज़ करते हैं। टू ट्रीट नियोनेटल एस्फिक्सिया, मैंने बोला था मॉर्फिन और कोडीन या ओपियोइड क्या होते हैं? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस कर देंगे तो जो मदर ने जो ड्रग लिया था उसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बेबी में। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नेलोक्सोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेल्ट्रेक्सोन क्या होता है? नेल्ट्रेक्सोन मोर पोटेंट ड्रग होता है नेलोक्सोन से, इससे ज़्यादा असरदार होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा लंबा होता है। और इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ओपियोइड के अलावा एल्कोहल को ट्रीट करने में ये क्या करता है? कंट्रोल करता है अर्ज टू ड्रिंक, मतलब जो भी नशे में जो ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें नशे की लत लगी हुई होती है, उनमें जो बार बार पीने की लत होती है उस लत को कंट्रोल करता है, उनकी पीने की जो इच्छा होती है उसे कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा ड्रग आता है नेलमेफोन। नेलमेफोन क्या होता है? वही ओपियोइड के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए काम आता है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ओपियोइड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 3-4 वीडियोज़ में हमारा सीनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है।